और अब वक्त है हमारे इस चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का। और आज का अंक गणित है 404। मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है। क्या 67 दिन की इस यात्रा में राहुल गांधी देश की 357 सीट का अंक गणित दुरुस्त कर लेंगे? जिन 15 राज्यों से राहुल की यात्रा गुजरेगी, 2019 में वहां की 357 सीटों में सिर्फ 14 सीट जीतने वाली कांग्रेस को 2024 में कितना फायदा होगा? इस यात्रा के जरिए इस तरफ कांग्रेस देश की हिंदी पट्टी और SC/ST सीटों के अंक गणित को अपने पक्ष में करना चाहती है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो 2019 में मिली 303 सीट को इस बार 400 के पार ले जाना चाहते हैं। इसके लिए आज ही मोदी ने ST आरक्षित 47 सीटों का समीकरण साधने की कोशिश की है। आइए देखते हैं कांग्रेस की 357 और बीजेपी की 47 सीटों का अंक गणित क्या है। We wanted to do another yatra from east to west, and we decided that the most powerful thing would be to start the yatra from Manipur so that the people of India could get a sense of what the people of Manipur have been through. मेरे परिवार के ही सदस्य हैं। मेरे इन जनजातीय परिवार, अति पिछड़े जनजातीय परिवार, उनके घर दिवाली मन रही है, ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे दिन की सुबह 2 लोकसभा सीटों वाले मणिपुर से हुई, तो शाम 1 सीट वाली नागालैंड। कांग्रेस इसे भले ही वैचारिक यात्रा करार दे, लेकिन 2024 के चुनाव से ठीक पहले इस विशुद्ध राजनीतिक यात्रा का मकसद 100% चुनावी है। राहुल गांधी की यह यात्रा जिन 15 राज्यों से गुजरेगी, वहां देश की 543 में से 357 लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में जाहिर है कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए इन 357 सीटों का अंक गणित दुरुस्त करना चाहती है। मणिपुर के हम कंगपोकपी जिले में इस वक्त मौजूद हैं, जहां राहुल गांधी की जो यात्रा है, हाइब्रिड यात्रा है, यानी यहां पर बस में चल रही है। यहां पर राहुल गांधी मौजूद हैं, वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं। मणिपुर से राहुल गांधी की ये यात्रा नागालैंड की तरफ बढ़ रही है। आज आगे बढ़ते हुए ये माओ पहुंचेगी और माओ में रुकेंगे और कल राहुल गांधी कोहिमा में होंगे। राहुल गांधी के पास समय कम है और दूरी ज्यादा। ऐसे में उनकी यात्रा पैदल कम और बस से ज्यादा चल रही है। लोगों से मिलने जुलने और बातें करने के साथ साथ राहुल गांधी मौका देखते ही बीजेपी और RSS पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं गंवा रहे। मणिपुर बीजेपी की जो राजनीति है, बीजेपी की नफरत, RSS की नफरत, उनका जो दृष्टिकोण है, उस विचारधारा का मणिपुर एक चिन्ह है। हिंसाग्रस्त और खून खराबे से त्रस्त मणिपुर में मई 2023 से अब तक 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राहुल गांधी जून 2023 में भी मणिपुर गए थे और अब भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे संस्करण की शुरुआत भी उन्होंने मणिपुर से ही की है। कांग्रेस पार्टी, राहुल जी, खड़गे जी, मणिपुरी मानो। यात्रा की शुरुआत से पहले कांग्रेस नेताओं ने हिंसा में मारे गए लोगों के लिए मौन रखा और फिर जब मुखर हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंसा प्रभावित मणिपुर की यात्रा नहीं करने पर सवाल उठाए। क्या मोदी जी आके आपसे मिले? आए? नहीं आए? अरे वो समुद्र के बाहर फिरते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं, मणिपुर में नहीं आ सकते। कोने कोने में नफरत फैली, लाखों लोगों को नुकसान हुआ, भाई बहन, माता पिता आंखों के सामने मरे
और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। इन आरोपों के जवाब में बीजेपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। संगठन से सरकार तक के प्रतिनिधियों ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। इनकी यात्रा निकली थी दक्षिण से लेकर उत्तर तक, मध्य प्रदेश में निकली, क्या परिणाम हुआ? छत्तीसगढ़ में थी, क्या परिणाम हुआ? राजस्थान में भी यही हुआ। देखिए, आपके पास कोई विजन नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है। आप फोटो ऑप के लिए, वेकेशन के लिए, अलग अलग कुजीन ट्राई करने के लिए जो भारत का दौरा कर रहे हैं, ये देश की जनता देख रही है। मौसम चुनावी है। राहुल भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। मणिपुर से महाराष्ट्र तक की इस यात्रा का लक्ष्य कुल 357 सीट है। ऐसे में आपको अब 2019 में इन 357 सीटों के नतीजों का अंकगणित दिखा देते हैं। 15 राज्यों की 357 सीटों में अकेले बीजेपी को 238 तो उसके सहयोगी दलों को 45 सीटें मिली। यानी बीजेपी के गठबंधन एनडीए को कुल 283 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 357 में से सिर्फ 14 और उसके तब के गठबंधन यूपीए को कुल 19 सीटें मिली। जबकि टीएमसी, बीजेडी, बीएसपी, एसपी समेत अन्य दलों को 55 सीटें मिली। 15 राज्यों के 357 सीटों में बीजेपी प्लस का स्ट्राइक रेट 79% रहा, तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ 5%, जबकि गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस दलों का स्ट्राइक रेट 16% रहा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने शुरुआती 13 दिनों में उत्तर पूर्व के मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल और मेघालय में रहेगी। कभी इन राज्यों में कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी, लेकिन अब इन 5 में से 3 राज्य यानी असम, मणिपुर और अरुणाचल में बीजेपी की सरकार है। वहीं बाकी 2 राज्यों में बीजेपी के सहयोगी दलों की। राहुल गांधी को उम्मीद है कि उनकी यात्रा से फिजा बदलेगी, लोगों का मन मिजाज बदलेगा और 2024 में कांग्रेस को बम्पर फायदा होगा। पूर्वोत्तर के जिन 5 राज्यों से राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरेगी, वहां लोकसभा की 21 सीटें हैं। 2019 में इन 21 में से कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें मिली थी, यानी इन 21 सीटों पर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 19% था, जबकि बीजेपी को एनपीपी की सीट मिलाकर 14 सीटें मिली थी, यानी इन 21 सीटों पर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 67% था। जबकि 5 राज्यों की इन 21 सीटों में अन्य के खाते में 3 सीट गई थी। इस तरह से अन्य दलों का स्ट्राइक रेट 14% रहा। पूर्वोत्तर के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल जाएगी, जहां लोकसभा की 42 सीटें हैं। कहने को तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी पर आरोप लगाते रहे हैं पीएम की खुशामद का, तो तृणमूल के नेता अधीर रंजन चौधरी को बीजेपी का एजेंट बताते रहे हैं। सीट बंटवारे पर टीएमसी और कांग्रेस में रार का आलम यह है कि इंडिया की पिछली बैठक से ममता बनर्जी की गैर हाजिरी को उनकी नाराजगी से जोड़कर देखा गया। राहुल गांधी की यात्रा पश्चिम बंगाल की 10 लोकसभा सीट कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जांगीपुर, मुर्शिदाबाद, बहरामपुर और बीरभूम से गुजरेगी। 2019 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 43% वोट के साथ टीएमसी को 22 सीट, 40% वोट के साथ बीजेपी को 18 सीट और 7% वोट के साथ कांग्रेस को 2 सीट मिली थी। पश्चिम बंगाल के बाद राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार में दाखिल होगी। ओडिशा, गुजरात और महाराष्ट्र को छोड़ दें तो बाकी 6 राज्य शुद्ध रूप से हिंदी पट्टी के इलाके हैं। राहुल गांधी की यात्रा 15 राज्यों की 100 लोकसभा सीटों से गुजरेगी। इनमें 13 अनुसूचित जाति और 17 अनुसूचित जनजाति यानी कुल 30 आरक्षित सीटें हैं। ऐसे में कांग्रेस का फोकस यात्रा के रास्ते में आने वाले 15 राज्यों की 357 सीटें और खासकर SC/ST की सीटों के समीकरण को अपने पक्ष में करना है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की जबरदस्त लोकप्रियता और SC/ST वर्ग में उनकी बढ़ती पैठ का मुकाबला कर पाएंगे? अगर ट्राइबल्स के वोट की बात करें तो बड़ी संख्या में आदिवासियों ने बीजेपी को वोट किया था
हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए, इन राज्यों में भी ट्राइबल वोट बीजेपी की तरफ बड़ी संख्या में गया। कई एसटी डोमिनेटेड सीट बीजेपी जीत रही। इस यात्रा से कांग्रेस को 2024 के चुनाव में कोई फायदा मिलने जा रहा है? राहुल गांधी ने इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जो 7 सितंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक चली थी। इस यात्रा के बाद मई 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली, तो इसका क्रेडिट राहुल गांधी की यात्रा को भी मिला। 126 दिन की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने 22 दिन कर्नाटक में बिताए। कर्नाटक में कांग्रेस ने 43% वोट के साथ 224 में से 136 सीटें जीती। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल तेलंगाना में 15 दिन तक रहे और यहां कांग्रेस को 39% वोट के साथ 119 में से 64 सीटें मिली। पिछली यात्रा में राहुल मध्य प्रदेश में 12 दिन तक थे। यहां कांग्रेस को वोट तो 40% मिले, लेकिन 230 में से सीट सिर्फ 66 ही नसीब हुई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल राजस्थान में 16 दिन तक थे। यहां भी कांग्रेस को करीब 40% वोट मिले, जबकि सीट 199 में से सिर्फ 69 ही मिली। पांच राज्यों के हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ तेलंगाना ही जीत पाई, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में बुरी तरह से हार गई। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता का ये सेमीफाइनल भले बीजेपी के नाम रहा, लेकिन इन 5 राज्यों में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस अंकगणित के लिहाज से ज़्यादा वोट के नंबर दिखाकर अपने लिए नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में कांग्रेस को कुल 4 करोड़ 92 लाख वोट मिले, तो बीजेपी को 4 करोड़ 80 लाख। लेकिन इनमें से 3 में सरकार बनाकर सत्ता का अंकगणित बीजेपी ने अपने नाम कर लिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की जीत में एसटी वोट का बड़ा योगदान था। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 25 सीटों में से बीजेपी को 12, कांग्रेस को 10 और बीएसपी को 3 सीट मिली। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 47 सीटों में से बीजेपी को 24, कांग्रेस को 22 और बीएपी को 1 सीट मिली। तो छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 29 सीटों में से बीजेपी को 17, कांग्रेस को 11 और जीजीपी को 1 सीट मिली। – 2019 के चुनाव में भी बीजेपी ने अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीटों पर एक तरफा जीत दर्ज की थी। यही वजह है कि आदिवासी समुदाय बीजेपी के रणनीति और सरकारी योजनाओं के टॉप एजेंडे में रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू के तौर पर बीजेपी ने देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति दिया। 2024 में आदिवासी वोट के लिए बीजेपी की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक प्रधानमंत्री जन मन का अंकगणित आपको दिखाएं, उससे पहले 2019 में देश की आदिवासी सीटों के नतीजे देखिए। 543 में से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 47 सीटों में बीजेपी को 31, कांग्रेस को 4 और 12 सीटें अन्य के खाते में गई। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 6, झारखंड में 5, ओडिशा में 5, छत्तीसगढ़ में 4 और महाराष्ट्र में 4 सीटें हैं। बड़ी बात यह कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी सबसे ज्यादा आदिवासी सीटों वाले मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से गुजरने वाली है। कांग्रेस को राहुल की न्याय यात्रा से आदिवासी सीटों का अंकगणित अपने पक्ष में करने की उम्मीद है, तो बीजेपी नरेंद्र मोदी सरकार की लाभार्थी योजनाओं और 24,000 करोड़ की जन कल्याणकारी परियोजनाओं से इस बार 100% आदिवासी सीटें जीतने के अभियान में जुटी है। मोदी सरकार ने आदिवासियों के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन का मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके लिए पिछले बजट में ही 24,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फंड आवंटित किया गया था। आदिवासियों के बीच में पैठ बनाने के लिए सिर्फ 2 महीने में ही 4700 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं।
जन मन अभियान के तहत 1 लाख आदिवासियों को 15 जनवरी यानी आज ही 540 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त के तौर पर जारी की गई। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत देश के 188 जिलों का चयन किया गया है, जहां आदिवासियों को पक्के घर के मद में करीब 2400 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन के तहत 220 करोड़ रुपए, 70,000 घरों में बिजली कनेक्शन के मद में 300 करोड़ रुपए, पीएम जनमन विकास योजना के तहत मल्टीपर्पज सेंटर के लिए 270 करोड़ रुपए, आदिवासी इलाकों में मोबाइल टावर के लिए 240 करोड़, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के मद में 900 करोड़, वन धन विकास केंद्र के लिए 20 करोड़, आदिवासी विद्यार्थियों के 100 हॉस्टल के लिए 275 करोड़ रुपए, आदिवासी इलाकों में आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए 125 करोड़ रुपए और 100 मोबाइल मेडिकल यूनिट के लिए 34 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है। मेरे इन जनजातीय परिवार, अति पिछड़े जनजातीय परिवार, उनके घर दिवाली मन रही है, ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। आज उनके बैंक खाते में पक्के घर के लिए पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। आदिवासियों के लिए लोकसभा में रिजर्व सीट सिर्फ 47 है, लेकिन 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में आदिवासी आबादी 10 करोड़ 43 लाख है। पहाड़ी कुरोआ हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, ढोढ़ी कुआं सबका पानी पी रहे थे और बहुत दूर पानी लेने जाना पड़ रहा था, 1-2 किलोमीटर से, और जिस कारण हम लोग गंदा पानी पीने के कारण उल्टी 10 हो जा रहा था। अभी हम लोग नल जल से प्राप्त पानी, शुद्ध पानी पी रहे हैं तो बीमारी से भी बच रहे हैं। ऐसे में चुनावी जीत में आदिवासी वोट बैंक बहुत बड़ा फैक्टर है। कुल मिलाकर के सारे संकेत ये बताते हैं कि 2024 के चुनाव में भी आदिवासी वोट बीजेपी की तरफ जाता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। कई वेलफेयर स्कीम्स हैं, कई योजनाएं हैं जो ट्राइबल्स को लेकर टारगेटेड हैं, गरीब ट्राइबल्स को लेकर टारगेटेड हैं, इनका भी फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो चाहे आप ऑप्टिक्स की बात करें, एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाना, चाहे स्कीम्स की बात करें, आदिवासियों को फायदा पहुंचाना, उनके जीवन में एक परिवर्तन लाने की कोशिश की है तमाम वेलफेयर स्कीम्स के तहत, तो सब संकेत तो यही बता रहे हैं कि 2024 के चुनाव में भी बीजेपी को आदिवासी वोट बड़ी संख्या में मिलने की पूरी संभावना है। लाभार्थियों को पक्के वोटर बनाने के मकसद से बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा भी चल रही है। बड़ी बात यह कि आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। ऐसे में अब देखना यह होगा कि 2024 में आदिवासी वोट का अंकगणित किसके पक्ष में जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।